हेलो फ्रेंड्स, आज हम जियोग्राफी स्टडी चैनल पर जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे और कुछ जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब आज हम भूगोल पढ़ेंगे, भूगोल का अर्थ, भूगोल की डेफिनेशंस, टाइप्स ऑफ जियोग्राफी एंड जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी, भूगोल। सबसे पहले हम भूगोल पढ़ेंगे। भूगोल का क्या अर्थ है? भूगोल का अर्थ पृथ्वी गोल है। यह लैटिन भाषा का शब्द है जो कि दो शब्दों से बना है, जियो प्लस ग्राफो से बना, जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी भूगोल वह विषय है जो पृथ्वी का पूर्ण वर्णन करता है। इसमें हम पृथ्वी के पूरा वर्णन करते हैं, पृथ्वी पर होने वाली सभी क्रियाओं का भी वर्णन करते हैं, पृथ्वी के निरंतर होते बदलाव को भी इसमें पढ़ते हैं। यह एक गत्यात्मक विषय है, अर्थात ये इसमें टाइम टू टाइम चेंज आते रहते हैं, समय समय पर इसमें बदलाव दिखाई देते हैं। इसका विकास 16वीं सदी में हुआ। 16वीं सदी से भूगोल को एक नया विषय बना दिया गया था, जिसमें कि इसकी शुरुआत हुई। शुरुआत में इसे मात्र स्थानों से जोड़ा जाता था, अर्थात इसमें जो भूगोलवेत्ता जिस स्थान का होता था वह अपने स्थान की जानकारी देता था और मात्र स्थान तक ही सीमित था। लेकिन आज इसमें यूनिवर्स तक का वर्णन किया जाता है। भूगोल की परिभाषाएं। टोलमी ने कहा है कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। तथा भूगोल के दो शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, फिजिकल जियोग्राफी एंड ह्यूमन जियोग्राफी। सबसे पहले पढ़ेंगे हम फिजिकल जियोग्राफी होते क्या है। फिजिकल जियोग्राफी में फिजिकल क्रियाएं होती है। फिजिकल यानी प्राकृतिक, यानी नेचर से जुड़ी सभी क्रियाएं को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, और यह एक निश्चयवादी विचारधारा के रूप में विख्यात है। निश्चयवादी विचारधारा के रूप में यह जर्मनी की विचारधारा थी। इसके अंतर्गत मनुष्य के सभी कार्य प्रकृति पर निर्भर होते थे। इसमें प्रकृति श्रेष्ठ मानी जाती थी। पढ़ेंगे अब भूगोल, फिजिकल जियोग्राफी के अंग। फिजिकल जियोग्राफी में क्या क्या आता है? हम फिजिकल जियोग्राफी मेट्रोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी एंड पैडोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी हम जो कि आज आखिरी में पढ़ेंगे क्या होती है। यह जैसे मेट्रोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी हीट एनर्जी से प्रभावित होते हैं। मेट्रोलॉजी और क्लाइमेट मास एनर्जी द्वारा क्रियाएं करते हैं। जो पैडोलॉजी जो कि मृदा विज्ञान है, वह हाइड्रोलॉजी जल से प्रभावित होती है, इकोलॉजी से प्रभावित होती है। यह सभी प्रभावित होते हैं। अब पढ़ेंगे हम मानव भूगोल। मानव नाम से निश्चित है कि मानव भूगोल जो मानवीय क्रियाएं होती है, जो मानव के द्वारा क्रियाएं की जाती है। इसमें मानव ही सर्वशक्तिमान श्रेष्ठ है। मानव अपनी बुद्धि तथा अपने परिश्रम के द्वारा कार्य कर सकता है। इसमें मनुष्य श्रेष्ठ है। यह एक संभववादी विचारधारा है जो कि फ्रांस में शुरू हुई थी। अब हम पढ़ेंगे आखिर में जियोमॉर्फोलॉजी क्या होती है। भू आकृति विज्ञान क्या होता है। भू आकृति विज्ञान 3 शब्दों से बनकर बना है, भू प्लस आकृति प्लस विज्ञान, जिसका अर्थ, जिसमें हम स्थल रूपों का वर्णन करते हैं। स्थल रूपों का ज्ञान है। यह अंग्रेजी के भी 3 अक्षरों से बना है, जी प्लस मॉर्फो प्लस लॉजी, जिसका अर्थ है भू आकृति विज्ञान। इसमें भूमि पर बनी सभी प्रकार की आकृतियों को पढ़ा जाता है, जैसे कि भूमि पर उतार चढ़ाव होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, रिवर्स होती है, वैली होती हैं, ड्रिफ्ट होते हैं, आदि को हम पढ़ते हैं। धरातल पर बनी असमानताएं, जैसे कि कोई ऊंचा उठा पहाड़ और कोई नीचे दशा बवंडर आदि का अध्ययन करते हैं। परिभाषा में हम पढ़े तो थॉर्नबरी ने दी है सबसे पहली डेफिनेशन। थॉर्नबरी एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता है। इन्होंने कहा कि भू आकृति विज्ञान में स्थल रूपों का विज्ञान है। इसमें स्थल रूप पढ़े जाते हैं जो कि लैंड फॉर्म्स का कह सकते हैं कि हम लैंड फॉर्म्स होती है, इनमें हम लैंड फॉर्म्स को पढ़ते हैं। लेकिन इसमें अंत सागरीय सबमरीन आकृतियों को भी सम्मिलित किया जाता है। अंत सागर को सबमरीन, साथ में सागर के अंदर बनी स्थलाकृति को भी हम पढ़ते हैं। वर्सेस्टर ने कहा है भू आकृति विज्ञान पृथ्वी के ऊंचावच लक्षणों का व्याख्यात्मक अध्ययन करता है। ऊंचावच मैंने बताया, ऊंचावच होता है जो कि एक सबसे ऊंचा उठा भाग और नीचे दशा भाग के बीच का भाग जो से बराबर करता है, उसे ऊंचावच कहते हैं, रिलीफ कहते हैं ऊंचा उठे भाग को।
उसका व्याख्या करता है, उसके शब्दों में व्याख्या करता है, व्याख्यात्मक अध्ययन करता है। भू-आकृति विज्ञान का हम संबंध पढ़ेंगे। भू-आकृति विज्ञान का किस किस विषय संबंध है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजियोग्राफी से। फिजियोग्राफी में हम स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल का अध्ययन करते हैं। इसमें हम स्थल लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, वाटर के बारे में पढ़ते हैं और एयर के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन भू-आकृति विज्ञान में हम मात्र लैंडफॉर्म्स को ही पढ़ते हैं। और यूरोप में भू-आकृति विज्ञान को फिजियोग्राफी कहा जाता है और अमेरिका में जियोमॉर्फोलॉजी और भारत में भी जियोमॉर्फोलॉजी से कहा जाता है। भू-आकृति विज्ञान का भूविज्ञान और भूगोल से संबंध। भूविज्ञान में भूमि का अध्ययन किया जाता है। भूविज्ञान में हम पूरी भूमि का अध्ययन करते हैं। इसमें सभी प्रकार के लैंडफॉर्म्स आ जाती हैं। लेकिन भू-आकृति विज्ञान में हम मात्र लैंडफॉर्म्स का ही अध्ययन करते हैं जो स्थल भाग पर पाई जाती है। लेकिन भूविज्ञान में हम जो जल के अंदर भी मिलती है, वायु में पाई जाती, वायु में भी जो घटनाएं होती हैं उन्हें पढ़ते हैं भूविज्ञान में। भू-आकृति विज्ञान भूविज्ञान का ही एक हिस्सा है। ओके, हम कह सकते हैं कि भू-आकृति विज्ञान, भूगोल और भूविज्ञान तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। तीनों में कुछ ना कुछ एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। थॉर्नबरी ने कहा कि भू-आकृति विज्ञान ही भूविज्ञान है। थॉर्नबरी जो कि भूगोलवेत्ता, प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता, उन्होंने यह कह दिया था कि भू-आकृति विज्ञान है जो वो भूविज्ञान ही है। भूगोल द्वारा ही भू-आकृति विज्ञान संभव है। अगर भूगोल ही ना होता तो भू-आकृति विज्ञान नहीं होता, क्योंकि भूगोल की ही शाखा भू-आकृति विज्ञान है। अब हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी बनती कैसी है। जियोमॉर्फोलॉजी मिक्सचर ऑफ दो बनता है, फिजियोग्राफी और जियोलॉजी। ये दोनों आपस में मिलकर बनाती है जियोमॉर्फोलॉजी। फिजियोग्राफी में हम क्लाइमेटों के बारे में पढ़ते हैं, ओशियनों के बारे में पढ़ते हैं। जियोलॉजी में हम मिनरल्स होते हैं हमारे, जो पेट्रोलॉजी पढ़ते हैं, पदार्थ होते हैं ये, और ये सब मिलके पूरे को हम जियोग्राफी बनाते हैं। और ये एक जियोग्राफी के भी पार्ट है। जो मॉर्फोलॉजी है उसकी शुरुआत कैसी हुई, अब हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके लिए पांच थॉट्स बताएंगे। मुख्यतः 5 विचार हैं। पहले विचार थे ग्रीक, रोमन और इजिप्ट के द्वारा। इनके भूगोलवेत्ताओं ने ही जियोमॉर्फोलॉजी की शुरुआत की थी। सेकंड हम पढ़ेंगे डार्क एज। के बाद हम पढ़ेंगे कैटास्ट्रोफिज्म, आकस्मिकवाद, एकरूपतावाद और आधुनिक युग। ये 5 पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं ग्रीक, रोमन और इजिप्ट के द्वारा। ग्रीक, रोमन, इजिप्ट तीनों ने मिलकर शुरुआत की थी। इनमें से सबसे पहले इजिप्ट के भूगोलवेत्ताओं ने शुरुआत की। सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी की शुरुआत इजिप्ट के हेरोडोटस ने की। हेरोडोटस ने सबसे पहले ये बताया कि नील नदी के निक्षेप का अध्ययन किया। इन्होंने जो कि इजिप्ट में ही यह नील नदी है, इन्होंने अपने स्थान पर रहकर अपनी नील नदी क्या बताया कि नील नदी का निक्षेप कैसे करती है, वो निक्षेप उसका अध्ययन किया और जानकारी दी। और उन्होंने कहा कि नील नदी जो कि इजिप्ट के लिए भगवान की तरफ से गॉड गिफ्ट है। और साथ में इन्होंने सागर तल के उतार चढ़ाव का भी वर्णन किया, क्योंकि जो निक्षेप होती है, निक्षेपण क्रिया, वो सागर के तल पर ही होती है, ज़्यादातर सागर के किनारे पे होती है। और साथ में इसलिए इन्होंने सागर तल के पास उतार चढ़ाव होता है उनका भी वर्णन किया। दूसरे पे आते हैं इजिप्ट के ही अरस्तु भी एक महान भूगोलवेत्ता बने थे। उन्होंने सरिता के बारे, सरिता जो नदी का छोटा रूप सरिता को बताया गया है। इन्होंने सरिता के उद्गम कहाँ से, सरिता उद्गम होती है, शुरुआत कहाँ से होती है और अपर्दन कैसे करती है, निक्षेप कैसे करती है। अपर्दन होता है जो कि वह नदी अपने साथ टूट फूट कर लेके आती है। जब नदी चलते चलते रास्ते में तोड़ फोड़ करती है उसे अपर्दन कहते हैं। और निक्षेप होता है जहाँ वहाँ पर एक जगह सब टूट फूट को इकट्ठा कर दी थी, उसे निक्षेप कहते हैं। और साथ में इन्होंने सागर तल के उतार चढ़ाव का भी निरीक्षण किया। थर्ड है स्ट्रेबो भी इजिप्ट के थे। सरिता के अपर्दन से घाटी निर्माण का वर्णन किया। सरिता के अपर्दन, जो सरिता नदी का छोटा रूप, उसके अपर्दन से जो इरोजन करती है उसके घाटी का निर्माण होता है, घाटी का निर्माण बन जाता है। डेल्टा का भी निर्माण इन्होंने बताया। डेल्टा का निर्माण नदी द्वारा होता है। जब नदी अपना निक्षेप करती है तो जो आकृति बनती है
उसे डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा को हम ट्रायंगल शेप में दर्शाते हैं, ट्रायंगल आकृति को हम डेल्टा भी कहते हैं। और इन्होंने ज्वालामुखी उत्पत्ति संरचना का वर्णन किया। जो ज्वालामुखी होते हैं उनकी वो उत्पत्ति कैसे होती है, वे बनते कैसे हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उन सब के बारे में इन्होंने बताया। अब हम पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट, डार्क एज। डार्क एज क्यों कहा गया? डार्क एज इसलिए कहा गया क्योंकि इस युग में कोई भी खोजें नहीं हुई। इसमें मात्र अंधकार का युग था, इसमें कोई भी पढ़ाई नहीं हुई, शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी बढ़ावा नहीं मिला, इसमें कोई भी भूगोलिक कार्य नहीं हुआ और यह अज्ञान का अंधकार था। इसमें ज्ञान की कोई भी वृद्धि नहीं हुई, इसलिए इसे डार्क एज कहा जाता है। यह 14वीं सेंचुरी तक था, शताब्दी तक था। थर्ड हम पढ़ेंगे आकस्मिकवाद। आकस्मिकवाद के बाद खोज का युग यानी पुनर्जागरण काल आया। मतलब जब अंधकार का युग खत्म हुआ तो उसके बाद फिर से खोजें होने लगी, जिसे कि पुनर्जागरण काल किया गया, जिससे कि दोबारा से खोजें शुरू हुई, पुनः जागरण काल। इसी को अंग्रेजी में कैटास्ट्रोफिज्म कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत से कार्य किए गए, जैसे कि भू आकृतियों के निर्माण में परिक्रमों घटनाओं से हुआ। इसमें बताया गया जब जो भू आकृति है उसका निर्माण किससे हुआ। भू आकृति शब्द पर प्रोसेस सबसे महत्वपूर्ण थी कि किस प्रकार प्रोसेस हुई भू आकृति के बनने में और कौन सी घटनाएं उनमें शामिल थी। दूसरा कि पृथ्वी की आयु को मापा गया। इसमें मतलब पृथ्वी की जो एज है उसको मापा गया, वो 14.3 करोड़ हजार करोड़ वर्ष पूर्व माना गया है लगभग। और इस युग में जीव विज्ञान को भी प्रभावित किया गया, क्योंकि इसमें प्रोसेस होंगी तो जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा, मनुष्य जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा, सभी के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे कि जीव विज्ञान भी प्रभावित हुआ। तो एक रूपता हुआ। इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई। जेम्स हटन ने इसकी शुरुआत की थी और जेम्स हटन को भू आकृति विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है, फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी जेम्स हटन। उन्होंने कहा था कि वर्तमान अतीत की कुंजी है। मतलब द प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। जो वर्तमान जो उन्होंने देखा, जो भी वो देख रहे थे वर्तमान में, वो वर्तमान कैसे हुआ। जैसे वर्तमान में कोई पहाड़ है तो वो पहाड़ कैसे बना, उसके लिए अतीत भूतकाल का पढ़ना, भूतकाल में पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। सेकंड उन्होंने कहा था कि उन्होंने भूतकालीन इतिहास की व्याख्या वर्तमान में होने वाली घटनाओं के माध्यम से करने पर बल दिया। वही बात कह रहे हैं कि जो वर्तमान में जो स्थिति है आज के समय में, उन्होंने उस स्थिति को भूतकाल की स्थिति से वर्णन किया। जैसे आज कोई पहाड़ है, क्या पहले भी 50 वर्ष 60 वर्ष पहले क्या वहाँ पहाड़ था, तो वहाँ कैसी दशा थी, उन्होंने उसका वर्णन किया। जो जेम्स हटन थे वो अपने युग में आगे थे, क्योंकि वो अपनी खोजें जो भूतकाल पर करते थे वर्तमान को देखकर, तो उन्हें सबसे आगे माना जाता था युग में। उन्होंने ग्रेनाइट सेल का भी बारे में बताया कि ग्रेनाइट सेल कैसे बनती है। उन्होंने बताया कि ग्रेनाइट सेल है जो मैग्मा के ठंडे तथा ठोस होने से बनती है। मैग्मा जब मैग्मा गर्म होता है तो उसे लावा कहा जाता है, लावा गर्म होता है, और जब गर्म लावा ठंडा हो जाता है उसे मैग्मा कहा जाता है, मैग्मा ठोस होने से हुआ। और उन्होंने बताया कि आखिर में नदियाँ अपनी घाटियों का निर्माण करती है। जब नदियाँ होती है वो अपनी घाटी खुद बनाती है, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि वह अपनी स्थलाकृति का निर्माण नहीं करती, लेकिन स्थलाकृति तो अपरदन से ही बन जाती है। उन्होंने कहा कि नदियाँ तो मात्र घाटी बनाती है, स्थलाकृति तो अपने आप बन जाती है। जब नदी अपरदन करती है, इरोजन करती है, उस क्रिया से स्थलाकृति अपने आप बन जाती है, वह तो मुख्य है एक घाटी ही बनाती है। लास्ट हम पढ़ेंगे आधुनिक भू आकृति विज्ञान जो मॉर्फोलॉजी। इसे भी दो वर्गों में बांटा गया, एक यूरोपियन स्कूल थी, एक अमेरिकन स्कूल थी। सबसे पहले हम यूरोपियन स्कूल पढ़ेंगे। यूरोपियन स्कूल ने अपने क्या क्या विचार रखे। पहला है हिमकाल एवं हिमालय अपरदन। उन्होंने स्नोफॉल के बारे में बताया, स्नोफॉल के बारे में अपनी विचार रखी, जो कि प्लीस्टोसिन ने किया था इस विचारधारा का। और इसके समर्थक में और भी विद्वान भूगोलवेत्ता थे, जो कि एस्मार, गिकी, पेंक आदि थे, जिन्होंने हिमकाल के बारे में बताया। क्योंकि यूरोप कॉन्टिनेंट है जो कि उसमें ज़्यादा स्नोफॉल होती है, ठंडा प्रदेश है, तो वहाँ के भूगोलवेत्ता ने इसके बारे में बताया।
सेकंड सरिता प्रदन। सरिता नदियों को कहा जाता है। ज्यूक्स ने अपने विचार रखे थे और इन्होंने बताया था कि नदियाँ 2 प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। 2 प्रकार की नदियाँ को इन्होंने बताया था। थर्ड है सागर अपर्दन। अरिस्टोफन ने सागर अपर्दन के बारे में बताया और उन्होंने चीन के सागर का अनुवेक्षण परीक्षण किया। चीन का सागर था, उनका परीक्षण करके उन्होंने बताया कि सागर के अपर्दन कैसे करती है, सागर में अपर्दन क्रियाएं कैसे होती है। और अन्य जो विषय थे, किंग द्वारा दक्षिण अफ्रीका की स्थलाकृति, क्योंकि किंग दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले निवास भूगोलवेत्ता थे तो उन्होंने अपने ही स्थान पर स्थलाकृतियों का अध्ययन किया। और वुलरिज और मॉर्गन जो कि यूरोपीय स्कूल के भूगोलवेत्ता थे, वे पुस्तक लिखते थे खोजों के ऊपर, जो मॉर्फोलॉजी की बुक उनके द्वारा लिखी गई। आखिरी में पढ़ेंगे हम अमेरिकन स्कूल। अमेरिकन स्कूल का क्या योगदान रहा। अमेरिकन स्कूल ने 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अमेरिका ने सबसे ज़्यादा विकास किया। हम क्योंकि आप भी जानते हैं कि अमेरिका पावरफुल कंट्री है। तो अमेरिका में किन किन का योगदान था हम पढ़ते हैं। सबसे पहले था पावल ने क्या किया। पावल ने कोलोराडो पठार का शोध किया। कोलोराडो पठार ये अमेरिका में ही स्थित है और ये पठारों में से एक है। और उन्होंने घाटी के 2 प्रकार बताए। घाटी की उत्पत्ति कैसे होती है, संरचना कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है घाटी के, उन्होंने उसके बारे में बताया। और नदी का आधार तल बताया। नदी का आधार तल वह होता है जिसमें नदी की अंतिम अवस्था होती है, अपर्दन की अंतिम अवस्था होती है अपर्दन की। ठीक है। सेकंड पे आते गिलबर्ट ने अमेरिका के प्रथम भूगोलवेत्ता है। गिलबर्ट को अमेरिका के पहले भूगोलवेत्ता माना जाता है। उन्होंने भूआकृति विज्ञान की शुरुआत की अमेरिका में, जैसे जेम्स हटन ने यूरोपियन में की, और उन्हें फादर ऑफ जो मॉर्फोलॉजी भी कहा जाता है। तो गिलबर्ट ने अमेरिका में शुरुआत की। इन्होंने नदी तथा घाटी का अध्ययन किया। नदी या रिवर कैसे बनती है उन्होंने इस बारे में बताया। नदी द्वारा घाटी कैसे बनाई जाती है उन्होंने इस सब के बारे में बताया। थर्ड पे है डटन ने आइसोस्टेसी वर्ड का प्रयोग किया। आइसोस्टेसी जिसे कि हिंदी में कहते हैं समस्थिति। उन्होंने जब कहा समस्थिति का अर्थ है कि समान स्थिति का बारे में बताया कि भूआकृति विज्ञान में समान स्थिति कैसे होती है, समान स्थिति के बारे में बताया। लेकिन जो मॉर्फोलॉजी एक ऐसा विषय है जब कोई भी 2 चीज़ें समान होने लगती है तो तभी भूआकृति विज्ञान में उतार चढ़ाव आ जाता है और वो दोनों चीज़ फिर से एक भाग कोई ऊपर उठ जाता है तो दूसरा भाग कोई नीचे। फोर्थ है डेविस को डेविसियन स्कूल के नाम से भी जाना जाता है अमेरिकन स्कूल को, क्योंकि डेविस ने बहुत ज़्यादा खोजें की और ये अपने समय के एक चर्चित व्यक्ति थे। ये एक महान भूगोलवेत्ता भी माने जाते हैं। डेविस ने सबसे पहले भूआकृति चक्कर को बताया कि भूआकृति का चक्कर कैसे होता है। उन्होंने इसके भूआकृति चक्र में 3 चीज़ों को बताया, जिसमें था स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेजेस। आखिर में इन्होंने संप्रदाय मैदान के बारे में बताया, जो मैदान बाढ़ी मैदान होता है। बाढ़ के समय का मैदान, जब बाढ़ का पानी वहाँ से सूख जाता है तो उसके बाद जो मैदान निर्माण होता है, उन्होंने इसके बारे में भी अपनी खोजें की। और अंत में कुछ विद्वान जैसे जॉनसन, थॉर्नबरी, कॉटन ने भी अपने मत रखे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।